क्लास 10 का फिजिक्स का जो है सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें कुछ ही पढ़ाई थे आज। चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करते हैं, फिर दर्पण सूत्र इसमें आज पढ़ाएंगे। तो चिन्ह परिपाटी समझने के लिए हमें एक चीज़ देखिए याद रखना होगा। इसमें आपतित किरण की दिशा में दूरियां ये पॉइंट याद रहना चाहिए। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां जितना भी होगा ये सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके विपरीत दिशा मापी गई दूरियां निगेटिव होता है। देखिए ये दोनों पॉइंट बहुत ही आवश्यक है पहले चिन्ह परिपाटी समझने के लिए। इसमें आपतित किरण की दिशा में मापी गई जो दूरी होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव माना जाएगा, और आपतित किरण की विपरीत दिशा में जो दूरी होगा उसे निगेटिव मापा। इसे याद रखना। यही दो पॉइंट अगर याद रहे तो इसका चिन्ह परिपाटी सभी कन्फर्म हो जाएगा, अच्छे से समझ लेंगे। तो यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि ये जो दो पॉइंट लिखे हैं, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, ये भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव। ये मल्टीपल चॉइस में अब तो पूछता ही है, प्रायः पूछा जाता है। ये पॉइंट भी अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव है, और ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इससे और उसका भी चिन्ह परिपाटी हमें जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगा। फिर इसके विपरीत दिशा में मापी गई दूरी होगा वह निगेटिव होगा। तब यहाँ इसके बाद हम समझाते हैं। डायग्राम तो पहले पढ़ाए हैं, वैसे डायग्राम का फिर हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ डायरेक्ट दर्पण सूत्र से ही आज प्रारंभ करना था, इसलिए यहीं से शुरू किए इसको। तो इसमें जो किरण आरेख सब तो बनाए हैं, किरण आरेख जो बनाए हैं, तो इसमें देखिए किरण आरेख में कुछ याद होगा तब सबका चिन्ह परिपाटी हम कन्फर्म कर देते हैं। याद कीजिए इसमें कि किरण आरेख जो पढ़ाए हैं, सबसे पहले नंबर में यह पढ़ाए थे, बीम को रखे थे अनंत पर। तो बीम था अनंत पर। जब बीम अनंत पर स्थित था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर। इसका प्रतिबिंब बना था फोकस पर, और अवतल दर्पण में बनता है तो फोकस पर वह होता है दर्पण के सामने, अर्थात आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है। इसके बाद बीम को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे, तभी प्रतिबिंब कैसा बनता था, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, जो कि वास्तविक होता है, उल्टा होता है, बीम से छोटा होता है, इसे वास्तविक हराश्रिति बोलते हैं। इसी तरह फिर 3 नंबर में पढ़े थे, जब वक्रता केंद्र पर रखा जाता है
जब वक्रता केंद्र पर रखे थे तब प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो वक्रता केंद्र पर ही बना था, वास्तविक था, उल्टा था, समान आकार का था। इसके बाद आगे चौथा पढ़े थे, जब बिंब वक्रता केंद्र अर्थात सी और फोकस एफ के बीच, जब सी और एफ के बीच बिंब को रखे थे, इसका प्रतिबिंब जो बना था अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना था, वास्तविक है, उल्टा, और इसमें क्या था? बड़ा था। इसको बोलते हैं वास्तविक आवर्धित। तो ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ही काम करता है, वैसे इसका किरण आरेख बहुत आवश्यक होता है, माइंड में सेट रखना, सभी याद रखना। फिर इसे पढ़ाए थे, जब बिंब कहाँ रखा गया था? फोकस पर, एफ पर रखा गया था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? तो अनंत पर बना था, वास्तविक है, उल्टा है, बहुत बड़ा होता है। और अंतिम 6 स्थिति में इसका ये पढ़ा गया था कि जब बिंब को फोकस दूरी से कम दूरी पर अर्थात P और F के बीच अगर रखा गया था, जब P और F के बीच बिंब को रखा गया था, इसे ही बोलते हैं फोकस दूरी से कम दूरी पर, तब जो प्रतिबिंब बना था वह दर्पण के पीछे बना था, काल्पनिक था और बड़ा था, तो इसको बोलते हैं काल्पनिक आवर्धित। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछता है, ये सब तो इसे समझाए हैं, पुनः फिर आएगा। इस चीज़ में गौर, इसको अध्ययन करना अच्छे से देखें। 1 से लेकर के 5 अवस्था में जो प्रतिबिंब बना ये वास्तविक था, और अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बना था तो सभी किधर बना था? आपतित किरण की विपरीत दिशा में बना था। और एक 6 स्थिति है जिसमें प्रतिबिंब क्या बना था? दर्पण के पीछे, जो कि प्रतिबिंब काल्पनिक है, जिसे हम लोग अवास्तविक भी बोल सकते हैं, इमेजिनरी ही बोलते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो प्रतिबिंब हुआ वह आपतित किरण की दिशा में स्थित हुआ, तो ऐसी अवस्था में प्रतिबिंब का चिन्ह क्या हो जाता है? तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमें समझना है कि जब किरण आरेख खींचे थे तो किरण आरेख में हमें अगर ये सभी याद होगा, इसलिए हम इसको सबको रिवीजन कराएं, एक बार फिर से इसे बोलते हैं ताकि बार बार बोलने से ज़्यादा समझ में आता है। देखिए, जब बिंब अनंत पर स्थित था तो इसका प्रतिबिंब बनता है फोकस पर, और फोकस पर बनने का मतलब हुआ यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में स्थित है। जब बिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित था तभी प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, छोटा बनता है, जिसे वास्तविक हराश्रित बोलते हैं। ऐसी अवस्था में भी प्रतिबिंब जो बना है वह आपतित किरण की विपरीत दिशा में स्थित है। जब इसका बिंब ये बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, समान आकार का होता है। तो अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के अलावा ऐसा कोई दर्पण नहीं है जिसमें वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। समान आकार का प्रतिबिंब बनता है लेकिन वह समतल दर्पण में बनता है, तो याद रहे वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, यह वास्तविक नहीं होता है। समतल दर्पण में जब भी समान आकार का बनता है तो वह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब केवल और केवल अवतल दर्पण में ही बनता है। जब सी और एफ के बीच बिंब रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह अनंत और सी के बीच बनता है, जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और बिंब से क्या होता है? बड़ा होता है। इसी को बोलते हैं वास्तविक आवर्धित। और यहाँ जो 6 नंबर में पढ़े, आवर्धित इसमें ही बना था। इसमें जब बिंब फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा गया या P और F के बीच रखा गया तो इसका प्रतिबिंब जो बनता है वह दर्पण के पीछे बनता है। लेकिन यह जो प्रतिबिंब बनता है यह बनता है काल्पनिक आवर्धित। तो एग्जाम में कभी कभी ये दोनों उल्टा टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वास्तविक आवर्धित प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचे, काल्पनिक आवर्धित प्रतिबिंब बनने का भी किरण आरेख खींचे, ऐसे उल्टा भी पूछा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना है और यह इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार यह याद दिलाए तो इससे चिन्ह परिपाटी में हमें क्या होगा? मदद मिलेगा। तो देखिए इसमें जब प्रतिबिंब
जब प्रतिबिंब वास्तविक हो, तो इसमें चिन्ह परिपाटी को समझना है। इसमें U है, U का चिन्ह, U जो होता है वस्तु की दूरी को डिनोट किया जाता है, ये हमेशा निगेटिव होता है। इसमें याद रखना, चाहे दर्पण अवतल हो या उत्तल हो, या दर्पण हो या लेंस हो, जब भी वस्तु रखते हैं तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में ही वस्तु स्थित होता है, इसलिए इसका चिन्ह हमेशा ही निगेटिव होता है। तो ऐसे भी एक तरह से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, वस्तु हमेशा ही निगेटिव होता है, वस्तु की दूरी का जो चिन्ह होगा वह हमेशा ही निगेटिव होगा, वह माइनस होगा। प्रतिबिंब का चिन्ह को ध्यान रखना होगा, जैसा कि इसमें पढ़े अभी प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब जो हम लोग पढ़े अभी दर्पण के विषय में दिए, उसमें भी स्पेशली लिख दिया अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ये अच्छे से देखिए, अभी भी इसके विषय में कुछ थोड़ा समझाए कि अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो यह हमेशा ही आपतित किरण की विपरीत दिशा में ही बनता है। ये तो एक समझने वाली ही बात है। तो इसके लिए चिन्ह परिपाटी भी हमें अच्छे से आना चाहिए, और जो किरण आड़े खींचे हैं वे अगर हमें याद है तो ये चिन्ह परिपाटी बहुत अच्छा से माइंड में सेट हो जाएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वह आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही बनता है, इसलिए प्रतिबिंब का जो चिन्ह होगा या प्रतिबिंब की दूरी का जो चिन्ह होगा वह क्या होगा, निगेटिव। कब? जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तब। यह कंडीशन याद रखें। इसके बाद है इसकी फोकस दूरी को भी जाने। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में ही होता है, इसलिए इसका चिन्ह भी निगेटिव ही होगा। और वैसे दूसरी तरह से अगर ये समझिएगा तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा ही निगेटिव ही माना जाता है, निगेटिव होता है। या ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी देता है कि दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव है तो यह दर्पण जो है कैसा होगा। अगर दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव है तो वह निश्चित है कि दर्पण अवतल होगा। जिस तरह अवतल दर्पण है तो उसी तरह अवतल लेंस, उसका भी फोकस दूरी निगेटिव होता है। अब इसमें जानेंगे H1। H1 क्या होता है? तो यह होता है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु की ऊंचाई याद रखेंगे एनी टाइम पॉजिटिव होता है, यह एनी टाइम पॉजिटिव होता है। उसके बाद है प्रतिबिंब की ऊंचाई H2। ये डिपेंड करता है इसके प्रकृति वास्तविक और काल्पनिक पर। अगर वास्तविक है तो यह क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब वस्तु या प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग इसके सीधा या उल्टा जो रखा रहता है या बनता है उस आधार पर डिपेंड करता है। अगर प्रतिबिंब उल्टा हो तो निगेटिव होगा, अगर प्रतिबिंब सीधा हो तो वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो याद रखें वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा ही क्या होता है, उल्टा। तो इसलिए यहाँ कंडीशन लिखा हुआ प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो H2 क्या होगा, हमेशा ही निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद M आवर्धन आएगा। आवर्धन, आवर्धन का चिन्ह याद रखेंगे। यहाँ आवर्धन होता है H2 और H1 का अनुपात होता है। तो इन दोनों का अनुपात अगर यहाँ से भी क्या करेंगे तो निगेटिव होगा। तो इस तरह याद रखेंगे, अगर आवर्धन का मान निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा वह माइनस में होगा, निगेटिव होगा। इसके बाद वक्रता त्रिज्या देखिए। वक्रता त्रिज्या डिपेंड करता है फोकस दूरी पर। फोकस दूरी निगेटिव है तो इसका वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव ही होगा। ऐसे यहाँ पढ़े समझे तो यहाँ एक बार फिर से मिलाते हैं जो पढ़ा ऊपर में। आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक और आपतित किरण की विपरीत दिशा मापी गई दूरियां ऋणात्मक। तो देखिए वस्तु हमेशा क्या होता है, जैसा कि अगर ये दर्पण यहाँ थोड़ा देर के लिए इसे समझे या बनाए तो याद कीजिए, यहाँ अगर बिंब को रखा जाएगा कहीं तो ये हम लोग 1 से लेकर के 5 अवस्था, जब बिंब अनंत पर रखा गया था तब भी प्रतिबिंब बना था ईसो। तो आपतित किरण यहाँ से बिंब निकलेगा तो किरण इसका डायरेक्शन क्या ये हुआ, तो यहीं से इसका सेंटर P अर्थात ध्रुव से इसका सेंटर समझा जाता है। तो आपतित किरण अगर प्रतिबिंब अनंत पर था तो प्रतिबिंब बना था वास्तविक। देख लीजिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में ध्रुव के बाएं पक्ष में हुआ।
फिर क्या था, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तब भी प्रतिबिंब इसी पक्ष बना विपरीत दिशा में। फिर वक्रता केंद्र पर था तो प्रतिबिंब इसी पक्ष बना है, फिर विपरीत दिशा में हुआ। फिर सी और एफ के बीच अगर रखा गया तब भी प्रतिबिंब इसी पक्ष बना है, एफ पर रखे तब भी प्रतिबिंब अनंत पर इसी पक्ष बना। तो ये सभी दशा में क्या था, वास्तविक प्रतिबिंब था। तो इसलिए लिखा गया जब प्रतिबिंब वास्तविक हो तो इसका चिन्ह परिपाटी यहाँ से क्लियर हुआ। तो यू तो हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में ही होता है, इसलिए नेगेटिव हुआ। और भी जो है यह क्या आ गया, वास्तविक अवस्था में यह आपतित किरण के हमेशा विपरीत हुआ, इसलिए इसका चिन्ह हो गया नेगेटिव। और फोकस दूरी देखिए, अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वह दर्पण के सामने बाएं तरफ ही होता है, इसलिए इसका फोकस दूरी क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इसका वस्तु की ऊंचाई का बात है, तो वस्तु की ऊंचाई, वस्तु जब भी रखते हैं तो हम लोग इस तरह से सीधा करके ऐसे ही रखते हैं, जब भी किरण आड़े खींचेगा देखे ऐसा ही रखें। तो इसलिए H1 क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव। और वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो उसका आकार तो बड़ा छोटा सब आकार का है, लेकिन वह बिंब का सापेक्ष हमेशा उल्टा होता है, तो इसलिए इसका चिन्ह हो गया माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जब यहाँ चिन्ह माइनस है तो इन दोनों का अनुपात भी क्या होगा, m होगा, और m का जो चिन्ह होगा वह होगा निगेटिव होगा, अर्थात आवर्धन निगेटिव होगा। और फोकस दूरी निगेटिव है तो वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होगा। तो ये हो गया अवतल दर्पण में। लेकिन अवतल दर्पण में ये अवस्था क्या हो गया, जब प्रतिबिंब जो है वास्तविक हो। तो इसमें काल्पनिक होगा तब इसका क्या होगा, यह भी एक बार इसे मिलाएंगे देखेंगे। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो क्या बनता है, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे का तात्पर्य, सपोज अगर यहाँ दर्पण है तो इसके पीछे बना, तो आपतित किरण के दिशा में कहलाया ध्रुव के सापेक्ष। तो देखिए इसमें कुछ चीज़ बताए थे हमेशा हमेशा, उसे भी याद रखना है तो चिन्ह परिपाटी और भी याद हो जाएगा। आपतित किरण की दिशा में हो गया क्योंकि यह दर्पण के पीछे बनता है, तो इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस। फोकस दूरी, चूंकि दर्पण क्या है, अवतल दर्पण ही है, तो अवतल दर्पण ही है तो इसलिए फोकस दूरी तो इसका निगेटिव ही होगा। प्रतिबिंब वास्तविक बने या काल्पनिक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी में कोई फर्क नहीं, इसका फोकस दूरी निगेटिव ही होगा। और इसमें H1 हमेशा समझाए थे अभी कि H1 हमेशा ही पॉजिटिव। H1 होता क्या है, वस्तु की ऊंचाई होता है H1, ये हमेशा ही पॉजिटिव होता है। H2 समझाए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है उल्टा। जब वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है तो उसका चिन्ह क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर प्रतिबिंब सीधा होगा तो उसका चिन्ह होता है प्लस में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है सीधा, तो इसलिए H2 क्या होगा, प्लस होगा। और यही चीज़ प्रतिबिंब अगर वास्तविक का चर्चा किया जाएगा तो H2 क्या होगा, माइनस में। आवर्धन जो होता है m जो होता है वह H2 और H1 का रेशियो होता है। तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव। तो इससे हम ये भी याद रख सकते हैं कि m का मान अगर पॉजिटिव है, आवर्धन पॉजिटिव है, तो प्रतिबिंब काल्पनिक है। अगर m का मान निगेटिव है तो प्रतिबिंब वास्तविक है। यह भी हम याद रख सकते हैं। अर्थात ऑब्जेक्टिव कुछ भी टाइप का हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी पूछता है, उल्टा सीधा ही पूछता है, सब याद रहना चाहिए। अब आया इसका वक्रता त्रिज्या, ये तो इसी पर डिपेंड करेगा, यह निगेटिव होगा। तो इस तरह समझाए। अवतल दर्पण में दो अवस्थाएं हुआ, अर्थात अवतल दर्पण में आवर्धित प्रतिबिंब जो बनता है वह दो अवस्था में भी बनता है, वास्तविक आवर्धित भी बनता है और काल्पनिक आवर्धित भी बनता है। दोनों अवस्थाएं हमें याद रहना चाहिए। अब उत्तल दर्पण में देखिए, उत्तल में एक ही अवस्था है, उत्तल दर्पण। तो इसमें वास्तविक काल्पनिक नहीं लिखे हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक ही बनता है। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो इसलिए काल्पनिक यहाँ इसमें काल्पनिक ही रहता है, इसलिए काल्पनिक ही होगा, इसलिए लिखना जरूरी नहीं है। तो उत्तल दर्पण में अब समझना चिन्ह परिपाटी। तो ये तो कन्फर्म है 100% कि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब ही हमेशा बनता है। तो काल्पनिक के विषय में तो पढ़े, लेकिन कुछ चीज़ है जो दर्पण पर भी डिपेंड करेगा, तो वह देखिए इसमें समझाया जाता।
जैसे यह रहा वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी एनी टाइम निगेटिव ही होता है, यह पहले ही पढ़ा है। चाहे दर्पण हो, चाहे लेंस हो, चाहे वह अवतल दर्पण हो, चाहे वह उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी एनी टाइम निगेटिव ही होता है, क्योंकि हमेशा आपतित किरण के विपरीत दिशा में होता है। अब आए प्रतिबिंब की दूरी, तब प्रतिबिंब तो अभी समझे, उत्तल दर्पण में हमेशा एक कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक, और कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसी दर्पण का उपयोग तो साइड मिरर के रूप में भी होता है, तो यह देखा गया, इसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता, तो इसलिए इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, काल्पनिक है और साथ ही साथ उत्तल दर्पण में। अब इसमें फोकस दूरी का जिक्र, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी आपतित किरण की दिशा में होता है, अर्थात इसका फोकस दर्पण के पीछे होता है। इसका भी रचना में समझाया गया है, और यह रचना ऐसे अगर देखिएगा तो एक बार फिर दोबारा समझा दिया जा सकता है। जैसा कि यह समझिए, इस तरह से एक खोखला गोला, तो इस खोखला गोला का केंद्र क्या है यहाँ, तो इसी को वक्रता केंद्र का भी नाम दिया गया है। तो अगर इधर से ई दर्पण बनाए, अगर ये इधर कल्पना कीजिए कि इस तरह से इसको छायांकित किए तो अवतल हुआ, तो देखिए जिधर इसका अवतल का परावर्तक सतह उस ओर है इसका वक्रता केंद्र, तो फोकस दूरी सी हो। इसी में एक उत्तल दर्पण की भी रचना करके दिखाते, इस तरह से इसको इसमें कलई कर दीजिए, तो इसका परावर्तक सतह इस ओर है, लेकिन इसका वक्रता केंद्र देखिए क्या आ गया, जस्ट अपोजिट हो गया, पीछे हो गया। तो इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, यह काल्पनिक रूप से समझा जाता है। तो इसलिए इसका फोकस दूरी आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब H1 हमेशा ही बताए पॉजिटिव, चाहे प्रतिबिंब काल्पनिक हो, वास्तविक हो, दर्पण हो, लेंस हो, अवतल हो, उत्तल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, H1 एनी टाइम पॉजिटिव। H2, यहाँ H2 हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में फिक्स्ड है कि प्रतिबिंब क्या होता है, काल्पनिक, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा। और m का मान इसमें क्या हो जाएगा, तो m का मान भी इसमें प्लस में होगा, और ये वक्रता त्रिज्या r क्या होगा, यह भी प्लस में होगा। तो यहाँ m का मान प्लस में तीन अवस्थाओं में हुआ, अवतल दर्पण में भी हुआ, उत्तल दर्पण में हुआ, समतल दर्पण में हुआ, लेकिन m का मान तीनों में प्लस में होगा। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि जैसा एक ऑब्जेक्टिव टाइप अगर ऐसा आ जाए कि +1/2 किस दर्पण में संभव है, +1/2 किस दर्पण में संभव है, तो याद रखेंगे इसे +1/2 यह केवल और केवल उत्तल दर्पण में ही संभव है। अगर यहाँ लिखा हुआ रहे +3/2, अर्थात ये m का मान पूछ रहे थे, यहाँ m का मान ये हुआ, m का मान +3/2 यह किस दर्पण में संभव है, तो याद रहे यह केवल और केवल अवतल दर्पण में ही संभव है। अगर ये पूछा जाएगा +1, ये जो है m का मान +1 किस दर्पण में संभव है, तो यह केवल समतल दर्पण में ही संभव है। याद रखें, क्योंकि समतल दर्पण में ही काल्पनिक और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, इसलिए उसमें +1 हुआ। और अवतल दर्पण में जब भी काल्पनिक बनता है तो वह बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो m का मान वहाँ 1 से बड़ा होना चाहिए। और उत्तल दर्पण में जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो वह छोटा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए m का मान 1 से हमेशा छोटा होना चाहिए, प्लस, और जो भी इसका मान हो वह 1 से छोटा हो। तो ऐसे भी टाइप का ऑब्जेक्टिव संभव है। और ये पूछ दिया जाए कि m का मान -1, m का मान -1 किस दर्पण में संभव है, तो याद रखेंगे m का मान -1 सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण में ही संभव है। m का मान -1 किसी और दर्पण में संभव नहीं है। ये भी इसका प्रमुख ऑब्जेक्टिव सब हुआ, इसे याद रखने के लिए ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी था चिन्ह परिपाटी भी। दर्पण सूत्र प्राप्त करना, तो दर्पण सूत्र होता क्या है, यही है 1/f = 1/v + 1/u। तो अवतल दर्पण में इस प्रकार से, जहाँ इसमें लिखा हुआ भी रहेगा क्वेश्चन कभी के सामान्य अर्थ है,
तो सामान्य अर्थ मतलब एफ क्या हो गया, फोकस दूरी, भी हुआ प्रतिबिंब की दूरी, यू हुआ वस्तु की दूरी। तो इस तरह तीनों के बीच एक रिलेशन भी है। या ऐसा भी एक प्रश्न बन सकता है कि यू भी एफ में संबंध स्थापित करे, तो दर्पण में भी लिख सकता है, या स्पेशली अवतल दर्पण में भी हो सकता है, उत्तल दर्पण में भी होता है। तो इसको सिद्ध करके देखते हैं। वैसे आपके समय में यह 10th तो थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन जानकारी पर्याप्त होना चाहिए, कभी कभी पूछा भी जाता है। तो पहले इसे प्रूव करते हैं, तब इसका अंकित प्रश्न बनेगा। तो अवतल उत्तल सब में होगा, फिर आवर्धन सूत्र भी सिद्ध करना होगा। तो इसके लिए देखिए, जो हम लोग डायग्राम बनाए थे, किरण आरेख खींचे थे, एक तरह से डायग्राम का भी रिवीजन हो जाएगा। तो डायग्राम भी इसका पहले बनाना होगा, तब इसे लिखेंगे। कॉपी में तो बताए हैं इसे चांद की सहायता से बनाने के लिए। ये देखिए, अवतल दर्पण बनाए, इसमें एक बीम रखे, ये बीम रखे अनंत और सी के बीच। तो इसमें से एक किरण सी से ले गए, तो सी से जो किरण ले जाते हैं, याद होगा इसे अच्छी तरह से, वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह विलंब होता है, परावर्तित होकर पुनः उसी पथ पर लौट जाता है। दूसरा किरण जो ले रहे हैं वह देखिए इसके ध्रुव पर ले जा रहे हैं, इसके पोल ध्रुव पर। तो दूसरा रे जो लिए ये इसका ध्रुव, इसका पोल पर लिए, तो यह क्या होता है, यहाँ एक कोण बना, इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। तो यह जितने की कोण पर पड़ता है उतने ही कोण पर यह लौट जाता है। इस प्रकार ये रिफ्लेक्ट हुआ। तो यह कोण जो है जितना का यहाँ बना है उतना का कोण यहाँ भी बना है, इसे परावर्तन कोण भी कहा है। तो यहाँ देखिए, एक परावर्तित किरण ये और एक परावर्तित किरण ये, दोनों परावर्तित किरण यहाँ कटा, तो यहाँ बना प्रतिबिंब। यह है बीम ए बी और यह प्रतिबिंब। तो यही हुआ इसका डायग्राम। याद रहे, किरण आरेख में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण की जरूरत पड़ता है, अधिक से अधिक कितनों भी हो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 2 किरण का इस्तेमाल हम की। लेकिन जो इससे पहले डायग्राम बनाए थे, किरण आरेख खींचे थे, तो जब बीम अनंत और सी के बीच था, वक्रता केंद्र के बीच था, तो प्रतिबिंब बनने का ऐसा डायग्राम वहाँ नहीं बनाए थे, यहाँ समांतर लिए थे। हम यहाँ भी समांतर एक ले सकते हैं, लेकिन फिर पिक्चर थोड़ा सा इसमें ज़्यादा रे दिखने लगेगा तो सिद्ध करने में दिक्कत होगा। अगर वैसा डायग्राम बना करके भी हम दर्पण सूत्र सिद्ध करना चाहे तो वैसा भी बना सकते हैं। बुक में प्रायः वैसा ही दिया हुआ रहता, वैसा ही सिद्ध किया। लेकिन ये हम जो बना है या इसको फ्रेश बनाए हैं, यह उससे आसान बुझाएगा और बहुत ही आसान होगा। देखिए, करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ फिर से एक बार समझा देते हैं, डायग्राम जो बनाए याद भी आ जाएगा। यहाँ एक अवतल दर्पण बना, यह दर्पण चांद की सहायता से बनाइएगा तो सबसे अच्छा बनेगा, सटीक बनेगा। 60 से 60 तक मिला देना। इसमें एक बीचों बीच लाइन एक खींचे हैं, जिस लाइन को हम लोग मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। यहाँ P है, इसमें C है, इस पर जो है एक बिंदु यहाँ F लिख दिए, फोकस। हम यहाँ बीम रखे अनंत और C के बीच, या C है इधर अनंत, C और अनंत के बीच रखे बीम। तो यहाँ जो है बीम का नाम हुआ AB। तो इससे 2 किरण खींचना था, क्योंकि प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 किरण बहुत ही आवश्यक है। तो एक किरण वह लिए है जो कि इसका वक्रता केंद्र से पास किए। तो वह किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, नियम है कि दर्पण से या परावर्तन होकर पुनः उसी पथ पर लौट जाएगा। क्योंकि ये भी चर्चा की है और कई बार इसका चर्चा कर पढ़ाया गया है कि वक्रता केंद्र से जितने भी किरण पास करेगा वह दर्पण के लिए वो अभिलंब का काम करता, वो अभिलंब होता। अर्थात वक्रता केंद्र से जाने वाली सभी किरणें अभिलंब होता है,
वह जिस पथ से जाएगा उसी पथ पर वह लौट जाएगा। तो वक्रता केंद्र से होकर जो किरण गया, देख लिए जाने का, फिर देखिए दर्पण से टकराया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, ये परावर्तित होकर के लौट गया। तो इसका आपतित किरण का पथ और परावर्तित किरण का पथ एक ही है। दूसरा किरण हम लोग यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर प्रयोग नहीं किए, जो कि डायग्राम बनाने में करते थे। वह यहाँ क्या किए, दूसरा रे लिए है डायरेक्ट इसका ध्रुव पर लिए। तो ध्रुव पर लिए तो ये किरण तिरछा पड़ा। तो यहाँ पर जो बनाया तो इसके लिए अभिलंब जो काम कर रहा है, इसका कौन कर रहा है, मुख्य अक्ष ही कर रहा है, प्रधान अक्ष ही कर रहा है। तो मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कह रहा है, ये हुआ आपतित किरण। और यहाँ से जितने के कोण पर ये पड़ा है उतना ही कोण पर यह किरण को रिफ्लेक्ट हुआ। तो यह हो गया परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तो ये कोण और ये कोण बराबर हुआ। तो ये परावर्तित किरण, ये परावर्तित किरण, दोनों यहाँ कटा है। तो यहाँ एक बना प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हुआ, जिसका नाम ए डैश बी डैश इसमें रखे। तो यहाँ अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो बिंब था, इसका प्रतिबिंब बना है कहाँ, यह प्रतिबिंब बना है फोकस और ध्रुव के बीच। कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है, बिंब से छोटा है। इस तरह हम लोग सारी बातें इसे पढ़े हैं या समझाए जाने, यह डायग्राम बना है। तब इस चीज़ को यहाँ लिखते हैं ताकि दर्पण सूत्र इसमें हम प्राप्त कर सके, सिद्ध कर सकें। माना कि Mn एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष PC पर अनंत तथा वक्रता केंद्र C के बीच AB बिंब स्थित है। इसका प्रतिबिंब दर्पण के सामने C तथा F के बीच A डैश B डैश बना है, जो वास्तविक, उल्टा एवं छोटा। जितना काम है, जितना बात इसमें है, ये सभी को क्या किए, यहाँ रिपीट करके लिख दिए ताकि और भी समझ में आवे अच्छे से। Mn जो है दर्पण का नाम दिया। Mn एक अवतल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष PC पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच क्या है, बिंब स्थित है, जिसका नाम है AB। इसके प्रतिबिंब बना है दर्पण के सामने ही। कहाँ बना है, तो C और F के बीच बना है। कैसा है, वास्तविक है, उल्टा है और बिंब से छोटा है। तो ये सारी बातें इसमें स्पष्ट हो गया। तो अब इसमें ये लिखा गया है, अब इसको सिद्ध करना है। तो इसमें कुछ ज्यामिति का भी हेल्प होगा। तो इसको थोड़ा देर के लिए अब हटा देते हैं ताकि जगह पर्याप्त मिले। ये आगे बढ़ते हैं तब इसे हटा दिया जाए। अब इसमें देखिएगा तो अच्छे से इसमें पिक्चर को देखिए और ट्रायंगल इसमें खोजिए। तो एक ट्रायंगल पहले आपको यहाँ दिखाई देगा, ABP। देखिए ABP। तो यह ट्रायंगल कैसा है, इस तरह का ट्रायंगल आपको इसमें दिखता होगा।
ए बी पी, ऐसा ट्रायंगल देख लीजिए। फिर दूसरा ट्रायंगल भी मिलेगा, ए डैश बी डैश पी, देखिए ए डैश बी डैश पी, इसी में यह जुड़ा हुआ, ऐसा ऐसा एक ट्रायंगल, अलग अलग भी इसे समझ सकते हैं। तो इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग को शर्त मिलाना है, सिमिलर करना है। सिमिलर के शर्त पढ़ाए हैं, समझाए या नहीं तो याद रखेंगे, अभी जितना काम है उतना है। अगर दो त्रिभुज के केवल दो कोण बराबर हो तो इसे दोनों त्रिभुज को बोलते हैं समरूप, और समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं अनुपातिक होता है। अगर यह समरूप में थोड़ा बहुत कमी होगा तो वह ज्यामिति जब पढ़ाया जाएगा तो पूरा समझ में, लेकिन अभी सिर्फ याद रखिए इतना ही बात, किसी भी दो त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर है तो इस दोनों त्रिभुज को समरूप कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इस त्रिभुज अगर ए बी पी, इस त्रिभुज में ये कोण क्या है 90 डिग्री है, इस त्रिभुज में भी ये कोण 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और यहाँ देखिए इसका ये कोण और इसका ये कोण ये बराबर था, ये आई है ये आर, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर। ऐसे अलग इस ट्रायंगल का अलग लिख लीजिए, इस ट्रायंगल को अलग, तो बात वही हुआ। तो इन दोनों त्रिभुज में यह दोनों कोण क्या हो गया, यह बराबर हो गया। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ देखिए एंगल ए, तो एंगल ए किस एंगल के बराबर है, तो यह हो गया एंगल ए डैश के बराबर, और कारण क्या हुआ, तो यह 90 डिग्री। तो यह 90 डिग्री होने के कारण ये दोनों कोण जो है क्या हो गया, बराबर हो गया, क्योंकि परपेंडिकुलर है, लंबवत है ये। और अगर इस कोण का पूरा नाम जाना जाएगा तो इस कोण का पूरा नाम हुआ पी ए बी, ऐसा है, या बी ए पी, ये कोण हुआ इसका। इस कोण का अर्थ हुआ बी डैश ए डैश पी या पी ए डैश बी, इसका ये अर्थ हुआ। अब देखिए दूसरा कोण भी दिखाना होगा ताकि समरूप करेंगे, तो इसका एंगल पी, इस एंगल पी का तात्पर्य है एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी। और यहाँ जो एंगल पी, देखिए लिखावट सेम है लेकिन अर्थ अलग अलग है, क्योंकि इस ट्रायंगल के एंगल ही पी है, इस ट्रायंगल के एंगल पी है। तो इस ट्रायंगल के एंगल पी है तो इस पी का मतलब हुआ ए डैश पी बी डैश, अर्थात ये आर, ये बराबर क्यों हुआ, तो यहाँ लिख देते हैं आई इक्वल आर। आप ऐसे लिख सकते हैं तो परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ही बराबर हो जाएगा, या आई इक्वल आर लिख दिए तो इसका अर्थ भी वही हो गया, परावर्तन के नियम। अगर ये दोनों त्रिभुज में दो कोण समान हो गया तो इसे लिखते हैं समरूप, इसलिए यहाँ हो जाएगा ए समरूपता से, ए समरूपता से यहाँ जाएगा त्रिभुज ए बी पी, समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। और जब दोनों त्रिभुज समरूप हो जाए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक, तो तीनों भुजा अनुपातिक होता है, लेकिन हमें जो ज़रूरत होगा उतना ही पहले प्रयोग करें। तो देखिए ए बी, इसका संगत भुजा है ए डैश बी डैश, तो यहाँ हुआ ए बी बाय ए डैश बी डैश। इसके बाद देखिए इसमें ए पी, इसका संगत भुजा हुआ ए पी, और इसका हुआ ए डैश पी, इसे फर्स्ट कर दी। अब देखिए इसमें ये जो एक निष्कर्ष आया ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल ए पी बाय ए डैश पी, इस निष्कर्ष को एक जगह यहाँ पर लिख लेते हैं। यह आ गया ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल, यहाँ आ गया ए पी बाय ए डैश पी, इसे फर्स्ट कर ली, इस निष्कर्ष को यहाँ रख लिए। अब देखिए इससे आगे फिर वर्किंग करते हैं।
अब इसमें ट्रायंगल फिर लेंगे पुनः। अब ट्रायंगल आएगा ए बी सी, ए बी सी, तथा फिर ट्रायंगल लेंगे ए डैश बी डैश सी। देखिए इस पिक्चर में नाम में खाली सिर्फ डैश होता है, हल्का जो चेंज है, बाकी सब कुछ में बट्टे वाला में ही गौर कीजिएगा। देखिए ए बी ए डैश बी डैश, ए पी ए डैश, इसलिए से मिस्टेक होने का या स्लिप होने का गुंजाइश थोड़ा कम रहता है। अब इस पिक्चर को भी यहाँ से देखिएगा तो यहाँ एक बार काट दिखाते हैं। ये ऐसा डिजाइन है, ये इस तरह का ए बी, यहाँ क्या है सी, यहाँ ए डैश बी डैश। यहाँ भी अच्छे से मिलाइएगा, ये कौन और ये कौन 90, और ये कौन कौन सा कौन हुआ तो शीर्षाय मुकुंद, समझिए। तो यह भी समरूप हो गया, कन्फर्म हो गया। तो इस दोनों में हमें क्या लिख देंगे, सबसे पहले एंगल ए इक्वल एंगल ए डैश, और यह हो गया 90 डिग्री रीजन। यहाँ एंगल सी और इसका एंगल सी, यह हो गया सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। पूरा लिख दीजिए सम्मुख कोण के युग। तो यहाँ भी क्या निष्कर्ष आया, दो कोण बराबर हुआ, इसलिए इन दोनों कोण की मदद से क्या लिखेंगे, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो यहाँ देखिए ए बी के संगत भुजा क्या है, ए डैश बी डैश, यह लिखे। यहाँ ए सी, तो यहाँ ए डैश सी संगत भुजा, तो ए सी के संगत भुजा यहाँ ए डैश सी। तो यहाँ ए सी कोई इसमें परिभाषित है नहीं, तो ए सी को चित्र देख करके यहाँ बदलिए। देखिए ए सी यहाँ दिख रहा है, तो एक बार देखिएगा ए सी को ए पी माइनस पी सी लिख सकते हैं। इस चित्र में रेखाखंड में देखिए ए पी में से अगर पी सी को घटाएंगे तो वह ए सी के बराबर होगा। और फिर इसमें देख लीजिए ए डैश सी है, तो इसे पी सी माइनस ए डैश पी, ए डैश सी, तो ए डैश सी ये माप है, पी सी में से ए डैश पी को घटाइए तो ये हो जाएगा। ये आया है मेरे पास सेकेंड से, तो यहाँ देखिए यहाँ फर्स्ट यहाँ सेकेंड। तो फर्स्ट में यहाँ क्या ए बी बाई ए डैश बी डैश, और उसमें भी फर्स्ट क्या है ए बी बटा ए डैश। दोनों का LHS क्या सेम है ना, जबकि अगर बुक का मेथड उस तरह से करते हैं तो यहाँ भी नहीं मिलता, उसमें और कुछ लिखना पड़ता तब बराबर करते। यहाँ दोनों का LHS बराबर है, तो यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से यहाँ क्या हो जाएगा, ए पी बाय ए डैश पी, और यहाँ ए पी माइनस पी सी बाय पी सी माइनस ए डैश पी। अब जब यह मान आ गया तो अब इसका चिन्ह परिपाटी का इस्तेमाल करें। अब यहाँ चिन्ह परिपाटी यहाँ देखिए क्या है ए पी, तो इस पिक्चर में ए पी क्या है, वस्तु की दूरी। इस पिक्चर में ए पी वस्तु की दूरी है, तो वस्तु की दूरी क्या होता है, हमेशा निगेटिव। तो यहाँ ए पी की जगह क्या आएगा माइनस यू। ए डैश पी, इस पिक्चर में इस डायग्राम में क्या आया, प्रतिबिंब की दूरी, क्योंकि ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, तो ए डैश पर ही स्थित है प्रतिबिंब, इसलिए ए डैश पी प्रतिबिंब की दूरी हुआ। यह आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, यही तो साइंस स्कीम में पढ़ाए थे। तो यह हो जाएगा माइनस बी। इसके बाद इसमें क्या है पी सी, पी सी क्या हुआ वक्रता त्रिज्या, और यह भी क्या है निगेटिव है,
तो इसे लिख सकते हैं -2f के बराबर, क्योंकि हमें f में रिलेशन दिखाना था तो r की जगह पर 2f ही लिख दी। तब ये सभी मान को इसमें रख देते हैं, तो सभी मान को इसमें रखिए। देखिए ए पी की जगह क्या लिख दें, -u, ए डैश पी की जगह -v, ए पी की जगह -u, पी सी की जगह -2f, पी सी के जगह -2f, ए डैश पी के जगह -v। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए खाली, ये माइनस माइनस यहाँ से हटा दिए तो u/v, यहाँ -u, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2v, यहाँ -2f, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इस u को इससे मल्टीप्लाई कीजिए -2fu, इस u को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो यह हो गया u भी, इस v से इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो -u भी, इस v से इसे मल्टीप्लाई कीजिए +2f भी। अब इसमें करना क्या है, u भी, तो u भी एक जाति उस साइड देखिए है, इसमें माइनस है तो इसको इस पक्ष में ले आए प्लस u भी, यहाँ आया 2f भी, ऐसे इधर ले गए तो यह प्लस हो गया 2f। तो इस तरह से देखिए इसे अब जोड़ दीजिए, तो जोड़ने से ये u भी क्या हो जाएगा 2u भी, हाँ इक्वल, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2fu प्लस 2f भी। अब यहाँ से आगे समझिए, यहाँ से आगे क्या है कि यहाँ दो तरह से, या तो हम दोनों तरफ डिवाइड नहीं करें कुछ मान से तब भी या दर्पण सूत्र तक पहुँच जाएंगे। वैसे यह जो रिलेशन हुआ एक तरह से भी दर्पण सूत्र हुआ, लेकिन स्पेशली उसी में वह मान में क्या है, इससे छोटा है, इससे सरल है, इसलिए दर्पण सूत्र उसी के लिए कहा जाता है। यह भी एक रिलेशन ही मैच हुआ, तो इसे दो तरह से समझाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी जो है इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्ष में u भी f से भाग करेंगे तो यह क्लियर है, यहाँ पर जो है सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए भाग यही करके दिखाते हैं और फिर दूसरा भी डिजाइन समझाएं। यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में 2u/v से भाग देने पर, यार 2 पहले कॉमन लेके कटाते तो u/v से भाग देते, 2 है ही तो इससे भाग दे दिए, तो यहाँ 2u/v बाय क्या हो जाएगा 2u/v इक्वल 2fu, तो 2u/v प्लस 2f/v बाय 2u/v। तो देखिए यहाँ क्या होगा, ये कट जाएगा 2u/v, तो यहाँ आया 1/f, यहाँ सब कट जाएगा तो 1/v, यहाँ आया 1/u। यही वह दर्पण सूत्र, इस प्रकार यह प्रूव्ड हो गया। इसे याद रखिएगा। हम एक चीज़ नोट के लिए अलग से यह चीज़ समझाते हैं कि इसे अगर भाग न किया जाए तब इसे कैसे वहाँ तक, ऐसा मन में आता है, कुछ प्रश्न कुछ स्टूडेंट के ही मन में आ जाता है। तो इसलिए इस दुविधा को समाप्त करने के लिए, यह इसका पार्ट नहीं है, यह इसे सिद्ध हो गया। ऐसे कुछ स्टूडेंट प्रश्न उठाया था तो इसमें इसको करने का तरीका खाली समझा रहे हैं, तो इसे सिर्फ याद रखिएगा। या अगर इच्छा हो कि हम ऐसे ही करें, इस लाइन के बाद अगर यहाँ से आगे हम ऐसा करें तो वो आपकी मर्जी, लेकिन आसान इसी से पड़ेगा, कम समय इसी में पड़ेगा। तो देखिए दूसरा तरीका को यहाँ लिखते हैं। यहाँ 2u/v इक्वल 2fu प्लस 2f/v है। तो इसमें क्या करेंगे पहले, तो यहाँ है 2u/v, इसमें से 2f कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आया u प्लस v। अब यहाँ लिख सकते हैं हम, या तो 2 को हटा दीजिए, 2 कैंसिल कर दीजिए तो 2 हट गया। तब यहाँ इसे लिख सकते हैं 1/f इक्वल u प्लस v बाय u इंटू v। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा उतना ही आ जाएगा। तो अब इसे भिन्न का जोड़ का क्या विलोम कर दें,
तो u बाय लिख सकते हैं u भी प्लस v बाय लिख सकते हैं u इंटू भी। तो यहाँ क्या आया 1/v प्लस 1/u। तो ये भी वर्किंग किया हुआ है। कभी कभी होता क्या है कि दोनों पक्ष में जब इससे भाग देने का आदत बन जाता है, कोई अचानक पूछ देता है कि नहीं भाग नहीं दो ऐसे बनाओ, तो उस अवस्था में स्टूडेंट थोड़ा देर के लिए फंस जाता है। लेकिन मैन का इस्तेमाल अगर सही ढंग से किया जाए तो वह जगह पर आ जाएगा, वह ज्ञात हो जाएगा। इसलिए हम हेल्प कर दिए ताकि कन्फ्यूजन इसमें नहीं रहेगा। यह हुआ अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र प्रमाणित करना।